उठते हुए नर्मदा को माँ कहते थे। मैं गंगा को माँ कहने के साथ साथ गंडक को भी माँ कहता हूँ। जब भी मैं गंडक को देखता हूँ, अपने पूर्वजों को देखता हूँ जिनकी अस्थियाँ उसकी धारा में प्रवाहित हुई हैं, मेरे लिए गंडक को देखना अपने पिता को इस संसार से जाते हुए आखिरी बार देखने के जैसा भी है। गंडक मेरी रगों में बहती है। मेरे पूर्वजों का रिकॉर्ड गंडक के पास है और गंडक का रिकॉर्ड नेपाल के पास है। मैं दुनिया में जब भी किसी नदी को देखता हूँ, चाहे वो नदी भागीरथी जी के द्वारा लाई गई है, चाहे वो नदी यूं ही आ गई है, किसी भी नदी को देखता हूँ, गंडक को याद करता हूँ, गंडक की बात करता हूँ। आज तो नारायणी के देश आया हूँ। बिहार के लोगों के जीवन में नेपाल अपनी नदियों के जरिए निरंतर प्रवाहित होता रहता है और नदियाँ हर दिन इन सीमाओं को तोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि इस जीवन में मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग हर तरह की सीमाओं से परे जाता है, ले जाता है। तो नदियाँ रोज़ याद दिलाती हैं, हवाएं रोज़ याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी हम सीमाएं खींचते रहते हैं। एक काम अंग्रेज़ पकड़ा कर गए हैं और पश्चिम की दुनिया ने जब सीमाएं खींचनी शुरू की, राष्ट्र बनाना शुरू किया, तो हम सबको हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं काठमांडू में हूँ, तो मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए। इसलिए ये साफ करना जरूरी है कि मैं यहां शादी में नहीं आया हूं। और हमारे देश के मीडिया का हाल देखिए कि शादी में जाना इतना बुरा हो गया है कि अगर मुझे यहां शादी में आना भी पड़ता तो मैं आयोजक से हाथ जोड़ लेता कि मैं जहां पर बैठूंगा शामियाना थोड़ा सा फाड़ दीजिएगा, उसकी सजावट थोड़ी कम कर दीजिएगा। फटा हुआ देख के शायद वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि शादी में जश्न मनाना बुरा होता है। उस देश में जहां एक सबसे बड़ा काम, हर दिन का काम शादी की प्लानिंग में निकल जाता है, उस देश में इस बात को लेकर हंगामा मचा है मीडिया के जरिए कि कोई शादी में गया है। तो मैं वीडियो वायरल से बहुत घबराया हुआ हूं और इसीलिए मैं गोदी मीडिया की तारीफ करने के लिए हिमाल मीडिया में आया हूं। हम सभी यहां दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं, तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है, इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा, मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया।
अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं की जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे कि ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन में। लात मारने की बात से नेपाल के पत्रकार ईर्ष्या कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं मिला है। आप लोग पीछे रह गए। अव्वल तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन कभी हुआ भी तब भी आप भारत से पीछे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लात मारने की स्थिति में पहुंचेंगे, गोदी मीडिया का वो एंकर स्टूडियो में गोली चला रहा होगा। एक और तारीफ नोट कीजिए, मैंने कितनी तारीफ की गोदी मीडिया की। मैं गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर आया हूं। एक और तारीफ नोट कीजिए, गोदी मीडिया बिना बंदूक वाली मिलिशिया है। यह विश्व गुरु की खोज है, बिना बंदूक वाली मिलिशिया मीडिया, गोदी मीडिया। अगर मीडिया को मिलिशिया बनाने का प्रयोग कहीं सफल हुआ है, पहले भी हुए हैं, लेकिन 1990 के दशक के बाद कुंद जी जिस सूचना क्रांति की बात कर रहे थे, उसने एक भ्रम फैलाया कि वो सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक क्रांति पदार्पित की गई है आपके बीच में। और इस बात से सतर्क रहने की जरूरत भी है कि शुरुआत में वो जरूर स्वास्थ्य, कला, शिक्षा वगैरह वगैरह पर जोर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सारे विषयों को समेट लिया जाता है, क्योंकि जो पीछे से कॉरपोरेट चला आ रहा है, जिसे अंत में शहर के सारे तालाब चाहिए, जिसे अंत में शहर के सारे पेड़ चाहिए, जिसे धरती के सारे पहाड़ चाहिए, लोकतांत्रिकता के नाम पर उसके पर्दे के पीछे उसका असली खेल है। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, खासकर आप जैसा कि कुंद दीक्षित जी कह रहे थे कि नेपाल काफी मुक्त है इन सब दबावों से अभी, तो अभी ही नेपाल को, उसकी मीडिया को वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर देने चाहिए और जनता को शिक्षित करने का काम शुरू कर देना चाहिए कि लोकतंत्र में नागरिक बनने का काम फोकट का काम नहीं होता है। ये रोज इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसका कोई प्रोफेसर नहीं होता। ये वो जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम सबको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर हम नागरिक बनेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मतदान करना सबसे कम शारीरिक श्रम का काम है, लेकिन शुरू से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में या आपके भीतर की लोकतांत्रिकता के निर्माण में मतदान को सर्वोपरि बताया है कि जलपान मत कीजिए, पहले मतदान कीजिए। लेकिन मतदान से पहले नागरिक होने का श्रमदान तो कीजिए। जब तक आप नागरिक होने का श्रमदान नहीं करते, आप मतदान करने के उत्तराधिकारी नहीं बनते, नैतिक करने के उत्तराधिकारी नहीं बनते, नैतिक उत्तराधिकारी नहीं बनते हैं। वैसे तो लोग शराब पी के भी, शराब लेके, पैसे लेके भी वोट देते ही हैं। तो दिल्ली से चलते वक्त मैंने तय कर लिया कि जहां कहा जाएगा यहां वहीं पे खड़े खड़े भाषण दूंगा। इसका भी बड़ा महत्व है।
गोदी मीडिया के एंकर की तरह दौड़ दौड़ कर भाषण नहीं देने वाला। हमारे यहाँ के एंकर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं। वो दौड़ते हुए आते हैं कहीं से, फिर दौड़ते हुए चले जाते हैं। और उनके रिपोर्टर की तरह कूद कूद कर बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। किसी की इतनी मेहनत से खोजी गई पत्रकारिता की हम नकल करें, यह बुरी बात है। कॉपीराइट उनकी होनी चाहिए। तो उनकी वजह से भारत में दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता का उदय हुआ है। एंकर दसों दिशाओं में कूद कूद कर जा सकता है खबर बताने के लिए। और एक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा एंकर दौड़ता हुआ आया, और दौड़ते दौड़ते आता है, वो योग गुरु को गोद में उठा लेता है। तो इसी तरह से उसी वक्त भारत में धावक पत्रकारिता का उदय हुआ। धावक सा उठावक पत्रकारिता, मतलब दौड़ते हुए आना है और मेहमान को गोद में उठा लेता है। अब लात मारने की भी पत्रकारिता है। और उस चैनल की रिपोर्टर कूद कूद कर खबर दे रही थी, उसे काफी जगह चाहिए। चूंकि इस पर उनकी कॉपीराइट है, तो मैं कूद कर नहीं यहां से खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। और हर कोई कूद भी नहीं सकता है, इसके लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है। आप देखिए, मैं फिर से गोदी मीडिया की तारीफ कर रहा हूं। जो फिट होगा वही गोदी मीडिया के कुएं में कूदता रहेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये सारे एंकर और रिपोर्टर यहां आ जाएं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2-4 बड़े मैदान समतल करके खाली करा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें दौड़ने के लिए, कूदने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो वो कूदते कूदते आपके घर के आंगन में आ जाएंगे। तो परदेश में अपने देश की सूखी रोटी भी अमृत लगती है, इसलिए मैंने तारीफ की। राज कपूर आज जिंदा होते तो एक फिल्म बनाते, जिस देश में गोदी मीडिया बहता है, और लोग ताली बजा रहे होते। वो बहुत खुश हैं। क्लासिक अर्थों में मीडिया का काम जनमत का निर्माण करना है, और इसके लिए सूचना की पवित्रता और विश्वसनीयता सुप्रीम होनी चाहिए, मानी जाती है। गोदी मीडिया के दौर में सूचना सुप्रीम नहीं रही, उसकी जगह पर धारणा, परसेप्शन सुप्रीम हो गई है। और इसकी फैक्ट्री में बिना सूचना और सवाल के अलग तरह के जनमत का निर्माण हो रहा है, जो जनमत को जड़मत में बदल देता है। जन जो है वो चलायमान है, जड़ जो है स्थिर है। जब आपका मत स्थिर हो जाए, हर तरह से फिक्स कर दिया जाए, तो वो जड़मत है। जनमत जो है वो परिवर्तनीय है, वो उसमें जड़ता नहीं होती है। इसलिए अब तक के लोकतंत्र की विकास यात्रा में नेताओं को यह बहुत डर लगा रहता था कि जनमत कहीं बदल तो नहीं रही है। अब वो डर उनका चला गया है, क्योंकि उन्होंने जनमत को जड़मत में बदलने की व्यवस्था पूरी कर दी है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग रूप में। भारत का मॉडल ओरिजिनल है, लेकिन इसी तरह के दूसरे फॉर्म दुनिया के दूसरे अन्य देशों में भी है। तो जनता जड़ हो जाती है। पिछले साल इन्हीं महीनों के दौरान वो ऑक्सीजन के लिए मारी मारी फिर रही थी। बहुत लोग मर गए बिना इलाज के। अब कितने लोग मरे हैं, WHO का डेटा है कि 47 लाख लोग मरे हैं। भारत सरकार नहीं मानती है, ना माने। लेकिन भारत सरकार और कई सरकारों ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो जनता ने मान लिया। यह क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि जनता के बीच अब जनमत नहीं है, जड़मत है। इसलिए जो भी हुक्मनामा, फरमान जारी होता है, मान लिए जाने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। और अगर आप सूचना देंगे तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी पुष्टि करेगी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो सूचना है वही अंत में सुप्रीम मानी जाती है। तो झूठ का राज, वैसे समाज के हर दौर में, दुनिया के हर कोने में झूठ का राज रहा है, ऐसा राज कहीं नहीं रहा। भारत में जब न्यूज चैनलों का विस्तार हो रहा था और जब हम लोग इसमें प्रवेश कर रहे थे, ये
नब्बे के दशक के आखिरी कुछ साल थे जिसमें नए नए लोग प्रवेश कर रहे थे, और 21वीं सदी के कुछ शुरुआती साल में जब बहुत सारे चैनलों का उदय हो रहा था भारत में, और कहा जा रहा था कि ये है लोकतांत्रिकता और सूचना अब मुक्त हो रही है सरकार के नियंत्रण से, क्योंकि सूचना को बताने वाले माध्यमों का विस्तार हो रहा है, इसलिए सूचना सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो रही है। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हम धोखा खाने वाले हैं, लेकिन उस वक्त, उस थोड़े से समय में पर्दे पर आने वाली सूचनाओं से एक खास किस्म की जनता का निर्माण तो हुआ। उसमें एक नागरिक बोध तो आया जो साहस, सवाल और सूचना से लैस एक नागरिकता का निर्माण कर रहा था। वह सूचनाओं के तलाश में चैनल बदलने लगी और चैनलों के बीच सूचनाओं को लेकर कंपटीशन होने लगे। पत्रकारों के तीखे सवाल करने के अंदाज से उसमें आत्मविश्वास भरने लगा, और 2014 के पहले कई आंदोलनों में जनता के इस आत्मविश्वास का प्रदर्शन दिखता है। वो तिरंगा झंडा लेकर आती है और इस तरह से आती है, अलग अलग मसलों पे, निर्भया कांड हो और लोकपाल आंदोलन हो, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि उसके पीछे संघ का भी उसमें घुसपैठ थी, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन और भी उसके आसपास उसमें जनता की जीवंतता दिख रही थी कि वो अपने सवालों को टेलीविजन से सुनने के बाद अपने सवालों को लेकर सड़क पर आ रही थी, और जनता के बीच होने की एक होड़ मच गई चैनलों में। तो इसलिए जो चैनल के स्टूडियो थे वो उठाकर जनता के आंदोलन के बीच बनाए जाने लगे, और एंकर या रिपोर्टर वहां से सीधा लाइव करने लगा आंदोलन के बीच से। ये बहुत ही, इसकी भी अपनी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन ये एक बहुत सुंदर पल था कि पत्रकारिता के दफ्तर, केंद्र जनता के बीच आ गए, पूरा सिस्टम उठकर जनता के बीच आ गया। अब वही एंकर जनता के पूछने के सवाल पर, अंदाज पर हमला करता है, आंदोलन करने आए किसानों को आतंकवादी कहता है, और किसान भी गोदी मीडिया को बाहर कर देते हैं। जनपक्षधरता यही तो है पत्रकारिता, कि आप जनता का पक्ष लीजिए। गोदी मीडिया ने जन विरोध की एक नई पत्रकारिता शुरू की। जैसे ही आप अपने सवालों और समस्याओं को लेकर सड़क पर आते हैं, वो ये कहेगा कि भारत को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं, इसके पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी फंड की जांच होगी। तो इस तरह के वो एक जन विरोध, विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का उदय होता है, और सरकार के अब ये नियम है कि जैसे ही जनता सड़क पर आएगी उसका विरोध वो करने लग जाता है। तो जनता के आंदोलन के बीच जो स्टूडियो बन रहे थे, उस स्टूडियो पे किसी और का कब्जा हो गया, कंपनी के मालिक का नहीं, उस मालिक का जो सबका मालिक एक है, उसका कब्जा हो गया, और जनता स्टूडियो के कब्जे में आ गई। यह भी संभव हुआ। गोदी मीडिया के स्टूडियो से एंकर जिस तरह हुंकारे भरता है, उसी तरह की भाषा जनता के एक बड़े तबके में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है, और उसी तरह से वो बोलने लग जाती है। और वो विपक्ष को जब चुप करा रहा था, सवाल करने वालों को गैंग कह रहा था, तो उसके असर में जनता का वो हिस्सा एंकर और गोदी मीडिया के साथ होता चला गया। लेकिन जैसे ही जनता की बारी आई और गोदी मीडिया ने ये लड़ाई जीत ली कि विपक्ष को, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाए गए आरोपों को अब जगह ही नहीं देनी है, और जनता में पत्रकारिता का ये मॉडल जब स्वीकृत हो गया, तो हमले की बारी अब जनता पर थी।